नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। और देखिए सचिन, आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे उस पर नजरें पूरी दुनिया की, क्योंकि जिस तरीके से सीरिया में गृह युद्ध चल रहा था, एक तरह समझिए 2020 का वो साल था जब युद्ध विराम किया गया था विद्रोहियों के साथ, लेकिन एक बार फिर 27 नवंबर को वो विद्रोह शुरू होता है। वहां के विद्रोही शुरू करते हैं उस विद्रोह को, और अब जो राजधानी दमिश्क है वहां तक पहुंच चुके हैं विद्रोही। न सिर्फ दमिश्क, जबकि हमा एक शहर है, दारा एक शहर है। दारा वो शहर है जहां पर पहली बार असद के खिलाफ आवाज बुलंद की गई थी विद्रोहियों द्वारा। और सबसे बड़ी बात है कि जो संगठन लगातार सीरिया को कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, वो पहले से ही उत्तर पश्चिम जो सीरिया का इलाका है वहां पर विद्रोहियों का पहले से कब्जा जो है वो हो रखा था, और असद ने वहां पर कई बार हमले करने की कोशिश की। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जो HTS के चीफ हैं, उन्होंने इस आग को और भड़काया और इस आग को शांत होने ही नहीं दिया, जिसकी वजह से आज विद्रोहियों को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। और जो सीरिया के राष्ट्रपति हैं असद, अब वो देश छोड़कर भागने में सफल हो गए। बिल्कुल, HTS जिसका जिक्र कर रहे थे सचिन, हयात तहरीर अल शाम, देखिए ये वो ग्रुप है जो सबसे ज्यादा एक्टिव रहा है। अगर सीरिया में सबसे ज्यादा कोई गुट एक्टिव रहा है, विद्रोही गुट, तो वो यही था। और इसी ने लगातार 27 नवंबर से जो लड़ाई है वो छेड़ा, 11 दिन लगे, और आज जो खबर आई उसके मुताबिक जो राष्ट्रपति उन्होंने देश छोड़ दिया है। इनफैक्ट जो दमिश्क से तस्वीरें आई सचिन थोड़ी देर पहले जब हम दिखा रहे थे अपने दर्शकों को, वहां पर जो असद के पिता हैं उनकी मूर्ति तक तोड़ी गई, उस मूर्ति को बिल्कुल घसीटा गया, उसके सिर पर बैठकर कुछ विद्रोही नारे लगा रहे थे। जो तमाम तस्वीरें आ रही है कुल मिलाकर ये बता रही है कि ये जो विद्रोह था उसकी सीमा क्या थी। आप समझिए कि कहीं ना कहीं जो विद्रोह था, वो जो तस्वीरें वो इस बात की तस्दीक कर रही थी कि विद्रोही पूरी तरह से इन तमाम चीजों के लिए तैयार थे। राष्ट्रपति भवन पहुंचते हैं, वहां पर गोलीबारी करते हैं, नारेबाजी कर रहे थे, और तमाम तरीके से जो डिस्टर्ब करने वाली भी कुछ तस्वीरें थी वो भी सामने आई हैं। देखिए, ये विद्रोह की आग तो बहुत पहले ही भड़क चुकी थी और विद्रोहियों की तरफ से कई इलाकों पर कब्जा कर लिया गया, जैसा कि आपने बताया भी। और राष्ट्रपति भवन हो गया, इसके अलावा जो आर्मी हेडक्वार्टर है वहां पर भी विद्रोही जो है वो पहुंचे हुए हैं। विद्रोहियों का ये मानना था कि असद का पूरा परिवार और जो असद का पूरा साम्राज्य है उसे खत्म करना बहुत जरूरी था, क्योंकि वो एक तानाशाह नेचर का था। और वहां से सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि कहीं पर भी किसी भी देश में अगर तख्तापलट होता है तो वहां की आवाम का एक बहुत बड़ा सहयोग मिलना चाहिए। और इस बार सीरिया में यही हुआ। सीरिया में इस बात का जिक्र हो रहा है कि जो वहां की आवाम है, जो वहां की जनता है, वो चाहती ही नहीं थी कि अब असद के नेतृत्व में यहां पर कोई भी काम हो, इसीलिए उनका सपोर्ट मिला विद्रोहियों को, और विद्रोहियों ने बैक टू बैक कई जगहों पर जाकर हमले किए, और वहां पर हमलों के बाद उन्हें यह बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई। लेकिन अब सवाल यहां पर यह कि असद कहां जाएंगे? अपने परिवार के साथ, अपने विमान के साथ वो उड़ तो चुके हैं, लेकिन उनका अगला ठिकाना कहां होगा, सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई है। सचिन, इसमें ही देखिए एड ऑन में ये करूंगी कि कुछ ना खबर ये भी आ रही थी कि उनका विमान जो है वो रडार में मिल नहीं रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि शायद वो लापता हो गए, कई लोग कह रहे हैं कि कहीं उतर गए हैं। तो अभी ये पूरा जो है थोड़ा सा डाइसी है और कुछ मिलाकर बहुत ज्यादा इसमें क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन अब इसी के साथ आज जो हुआ है, असद परिवार के 50 साल के शासन का अंत हो गया है। क्योंकि आप देखिए लगभग 54 साल लंबे असद परिवार के शासन का ये अंत 1971 का वो वक्त था जब बशर के पिता हाफिज अल असद सीरिया के राष्ट्रपति बने थे। 29 सालों तक देश के राष्ट्रपति रहे, और 2000 में हाफिज की मौत के बाद बशर ने सीरिया की सत्ता संभाली थी। 2011 का वो वक्त था जब असद के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ। अच्छा देखिए, कहते हैं कि ये जो असद है, जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने अपनी सत्ता पाने के लिए सचिन संविधान में इस हद तक का बदलाव कर दिया था कि 40 साल उम्र थी राष्ट्रपति बनने की, उसे उन्होंने 35 साल के लगभग कर दिया, क्योंकि उस वक्त वो 35 साल के थे, उन्हें सत्ता चाहिए थी। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि किस तरह से लोकतंत्र का माहौल जो है वो सीरिया में लगातार उड़ाया गया, और जो विद्रोही हैं वो लगातार सक्रिय रहे हैं। और अब जिस तरह की तस्वीर सामने आई है उसके बाद अब ये देखना होगा वहां के लोगों का सहयोग किस तरीके से मिलेगा। और अब सबसे बड़ी बात यहां पर यह कि HTS चीफ ने भी इस बात का जिक्र किया कि अब असद यहां पर है नहीं, और अब इस देश में न्याय की जो व्यवस्था है उसे अब लागू किया जाएगा, यहां पर शांति बनी रहेगी। लेकिन इन सब से इतना अगर आप इस बात पर गौर करेंगे कि आखिर ये जो HTS का जो स्थापना की गई, आखिर वो किस तरीके से स्थापना की गई, क्योंकि IS वो संस्था है जिसकी वजह से आतंकी संगठन आप कह लीजिए, क्योंकि उसी ने ही सीरिया में तबाही मचाई थी। वो सीरिया जो कि बहुत खूबसूरत था, वो सीरिया जिस पर सबकी नजरें टिकी थी, जहां पर सुख शांति का जो पूरा माहौल था वो कायम था। लेकिन IS ने ही वहां पर सारी चीजें बर्बाद कर दी, और उसी से अलग होकर HTS जो है वो बना, और HTS ने अब पूरा कब्जा कई इलाकों पर जमा रखा है। सीरिया पर ये
कब्जा ये बता रहा है कि अब आने वाले वक्त में एक बड़ा बदलाव जो है उस सीरिया में होने वाला है। लेकिन आप इन तस्वीरों को अगर आप देखेंगे, समझेंगे, तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि अब एचटीएस की तरफ से जो कब्जा किया गया इलाका, अब उससे सीरिया का भविष्य कैसा और क्या होने वाला है। बिल्कुल। और सचिन, जो जेल के अंदर दमिश्क जो इलाका है, वहां पर जेल के अंदर जाते वहां के कैदियों को छुड़वा दिया है। एयरपोर्ट पर लोगों की भीड़ लगी हुई है देश छोड़ने के लिए। जो तमाम तस्वीरें आ रही है वो ये बता रही कि अभी फिलहाल जो मामला है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करने वाला है। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये भी देखना होगा कि जिस तरीके से असद के पूरे परिवार ने यहाँ पर सत्ता संभाली थी, जिस तरह से लोकतंत्र का माहौल उड़ाया गया था, अब विद्रोही जो है वो क्या करेंगे। और दूसरी तरफ अमेरिका और रूस के इन्वॉल्वमेंट पर भी नजर रहेगी, क्योंकि अमेरिका की नजर इस पर है। ट्रंप का आधिकारिक बयान तक सामने आया था कि हमें उससे कोई मतलब नहीं है, जो सीरिया में हो रहा है वो अलग है। तो मतलब नहीं है, लेकिन नजर है। और आने वाले समय में रशिया का भी किस तरह से सपोर्ट मिलेगा। और इनफैक्ट देखिए, इजराइल की भी एंट्री हो चुकी है सीरिया में, यह खबर भी इजराइल ने भी हमला कर दिया है। उधर हिजबुल्लाह ने भी पहले हमला किया था, लेकिन अभी खबर ये सामने है कि हिजबुल्लाह ने अपने सैनिकों को वापस बुला लिया है। लेकिन अब आप खुद सोचिए, दुनिया के कई मोर्चों पर कई देश ऐसे हैं जो कि जंग की आग में झुलस रहे हैं, और उसमें अब सीरिया का भी नाम सामने आ चुका है। हालांकि सीरिया की कहानी अब किस तरीके से खत्म होने वाली है आप कह लीजिए, लेकिन इसमें अलग अलग देशों का इन्वॉल्वमेंट जो है अब वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यही सुबह खबर सामने थी कि आईडीएफ ने भी वहां पर हमला कर लिया, कई जगहों पर उन्होंने भी कब्जा करने की कोशिश की है। लेकिन इससे सीरियाई के जो लोग हैं वो किस हद तक परेशान होंगे, या फिर उन्हें आराम मिल रहा है, उन्हें ये संतुष्टि मिल रही कि नहीं, हमें एक तानाशाह नेता से अब मुक्ति जो है वो मिल चुकी है, हमें ये सरकार नहीं चाहिए थी, हमें ये नेता नहीं चाहिए था, और इससे अब उन्हें मुक्ति मिल चुकी है। तो अब वो आने वाले वक्त में जो भी वहां पर शासन प्रशासन होगा उसका पूरा सहयोग करेंगे। ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। बिल्कुल। तो लगातार नजर रहेगी पल पल बदलते हालात पर, और साथ ही ये भी कि आखिरकार असद गए कहां हैं और क्या उनकी वापसी होगी। और पिछले कुछ समय में अगर सचिन हम बात करें, कई देशों से इस तरह की तस्वीर आई आती है। हम श्रीलंका की तस्वीर नहीं भूल सकते, हम पाकिस्तान में जब इमरान खान जेल गए वो नहीं भूल सकते, साथ ही साथ बांग्लादेश में भी जो हुआ वो नहीं भूल सकते। अभी भी वहां पर चल रहा है अल्पसंख्यकों पर जो विद्रोह। तो पिछले कुछ समय से कई देशों से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। और अब जो सीरिया में हुआ है, नजर इस पर भी रहेगी, नजर इस पर भी कि पूरी दुनिया पर इसका क्या कुछ असर पड़ता है और क्या कुछ प्रतिक्रियाओं का दौर जो है वो सामने आता है। आपको क्या लगता है कि आखिर क्या बदलाव होने चाहिए, या बदलाव हो रहा है, उसका कितना सकारात्मक असर जो है अलग अलग कंट्रीज पर देखने को मिलेगा? कमेंट करके जरूर बताइए, और तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन डिजिटल। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।